केजरीवाल हमें बुला बुलाकर ऐसी चीजें हमें बताते थे, वो सारी चीजें याद करती है तो हमें खुद अपने पर शर्म आती है। तो शातिर तरीके से एक नटवर लाल का आपने नाम सुना था, ये उसका भी बाप है मैडम, मैं सच बता रहा हूँ, ये उसका भी बाप है। अगर आप ढूंढोगे तो अरविंद केजरीवाल से घातक कुछ नहीं है इस देश के लिए। ऑटो पे एक साइड शीला दीक्षित की फोटो लगाया करते थे और एक साइड अरविंद केजरीवाल खुद की फोटो लगाया करते थे कि दिल्ली के अंदर गुड़िया का बलात्कार हो गया, तुम मुझे सत्ता दे दो, आम आदमी पार्टी को सत्ता में लिया, उसके बाद इस तरह की कोई भी हरकतें नहीं होंगी। लेकिन उसके बावजूद भी देखो कि बदस्तूर सारी चीज़ें जारी हैं। हमारे क्षेत्र का मुश्ताबाद विधानसभा क्षेत्र का जो हाजी यूनुस विधायक है, महा करप्ट व्यक्ति है, अनपढ़ लड़का, उसका बेटा अनपढ़ है मैडम, अंगूठा टेक, अनस खान नाम है, उर्दू अकादमी के अंदर उसको सदस्य की भूमिका दी गई है। ठीक है, 60,000 रुपये महीना वहाँ से तनख्वाह उठा रहा है। जब एलजी के हस्तक्षेप के बाद जब वो नीति इन्होंने वापस ले ली, शराब नीति, उसके बाद एक के साथ एक फ्री बंद हो गई। उन युवाओं ने फिर क्या किया, वो फिर युवा सस्ते नशे की तरफ चले गए, वो युवा साथियों के पास चले गए, वो गांजा खरीदने लगे, वो अफीम स्मैक खरीदने लगे। हम लोगों को पहले हमारा ब्रेन वॉश करते थे, ब्रेन वॉश करके कि जनता ये चाहती है, ऐसे आपको बोलते हैं। हम लोग वहाँ जाके बोलते थे, लेकिन वो जो बोलते थे आज उसको याद करते थे, तो शर्म आती है कि हम जनता से कितना झूठ बोलते थे। नमस्कार, पांचजन्य संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी जो सपने लेकर आई थी, जिसके साथ लोग जुड़े थे, आम जनता जुड़ी थी कि वो एक भ्रष्टाचार मुक्त एक ऐसी राजनीति देंगे जिसमें सब लोग एक साथ मिलकर आगे चलेंगे और जो राजनीति में भ्रष्टाचार की बातें होती हैं वो उन्हें हटा दिया जाएगा। कई लोग इस उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे कि हम एक आम आदमी होकर देश को एक नई दशा और दिशा देंगे। लेकिन 10 साल बाद आम आदमी पार्टी के कई ऐसे फाउंडर मेंबर्स हैं जिन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया, और किनारा करने की वजह यह थी कि पार्टी ने जो सपने दिखाए थे, जो वादे किए थे, जो उनको बताया गया था, पार्टी उससे बिल्कुल अलग जाती हुई दिखाई दी। जो भ्रष्टाचार को हटाने की बात करते थे वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए अब उन्हें नजर आते हैं। ऐसे ही आम आदमी पार्टी के कुछ फाउंडर मेंबर्स हमारे साथ हैं जो इस बात से बहुत आहत हैं कि आखिर उन्होंने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर भरोसा किया ही क्यों। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपका परिचय हम दर्शकों से करा दें। हमारे साथ है उद्धम सिंह जी, हमारे साथ हैं यशपाल शर्मा जी और एडवोकेट मनोज धिरियान जी। ये तीनों आम आदमी पार्टी के वो फाउंडर मेंबर हैं जिन्होंने इस पार्टी की नींव रखी थी, लेकिन आज ये इस पार्टी से इतने दुखी और परेशान हैं और इसके भ्रष्टाचार को लेकर इतने आहत हैं कि ये सिर्फ यही कहते हैं कि कुछ भी करना, बस आम आदमी पार्टी से दूर रहना। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी उद्धम सिंह जी कि आप उन 35 फाउंडर मेंबर्स में से एक थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी की जो नींव रखी थी, जिस विचारधारा को लेकर ये पार्टी आई थी, जिसको लेकर पूरे देश में एक उम्मीद की किरण जगी थी कि एक नई राजनीति की भारत के अंदर शुरुआत होगी, उसे लेकर आज इतने साल बाद आप क्या सोचते हैं? देखो, सोचना तो यह है मैम कि दुख भी बहुत होता है, जो क्योंकि वो समय बहुत लंबा समय है और बीत चुका है। जब शुरुआती दिनों में जब हम आम आदमी पार्टी से जुड़े थे तो अन्न आंदोलन हुआ था और करप्शन को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। तो हम तो अब लगा लो, उस टाइम मेरी उम्र मेरे ख्याल से 22-23 साल मेरी उम्र रही होगी उस टाइम। तो करप्शन को लेकर मैं शुरू से मेरे अंदर एक भाव रहा है कि भाई जो करप्शन करता है, जो भी पैसे लेते हैं, जो लेन देन होता है सरकारी विभागों में, बहुत गलत है, इसको बदलना चाहिए। इसी सारे भ्रष्टाचार को लेकर जब कांग्रेस का भ्रष्टाचार कैग के माध्यम से कई सारी चीज़ें उस टाइम हुई, बड़े बड़े घोटाले हुए, तो एक बहुत बड़ा देश में करप्शन को लेकर माहौल बना। उसी माहौल में अन्न आंदोलन उत्पन्न हुआ, उसमें सभी लोग जुड़े, हम भी जुड़े, सभी तबका, सभी लोग उस आंदोलन में जुड़े और काफ़ी वो आंदोलन चला। आंदोलन चलने के बाद उसमें कई सारे लोग, जैसे डॉक्टर कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण, शशि भूषण और योगेंद्र यादव और प्रोफेसर आनंद कुमार, ऐसे लोग जब जुड़े, किरण बेदी, बहुत ऐसे ऐसे लोग थे, तो हमें ऐसा लगा कि सारे अच्छे लोग एक जगह इकट्ठे हो गए हैं और अब चीज़ें बदलेंगी। हम तो कुछ भी नहीं थे, हम तो एक छोटे से वही थे, लेकिन हाँ, अंदर से एक भाव था कि चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि जो सारे अच्छे लोग जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली फीलिंग आती है कि भाई अब देश में कुछ ना कुछ बदलेगा।
अन्ना आंदोलन चला। आंदोलन चलने के बाद जब परिस्थितियां बदली, फिर अन्ना ने कहा कि भाई हम लोग एक ऐसा ही आंदोलन रखना चाहते हैं, पार्टी वार्टी नहीं बनाना चाहते। अरविंद फिर दो खेमे में बट गया, एक आंदोलन के लोग हो गए और इधर दूसरे लोग। फिर अरविंद ने कहा कि भाई जो भी लोग, क्योंकि ये लोग जन लोकपाल तो कानून पास नहीं कर रहे, क्योंकि लड़ाई जन लोकपाल को लेकर थी। अब ये लोग जन लोकपाल कानून नहीं बना रहे, हम लोग खुद की पार्टी बनाएंगे और खुद सरकार बनाएंगे और जन लोकपाल लागू करेंगे। और जो लोग मेरी इस लड़ाई में आना चाहते हैं मेरे साथ आ जाइए। मनोज भाई, यशपाल भाई, ऐसे हम जैसे कितने कार्यकर्ता जो बहुत नीचे लेवल पे थे, हमें तो राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। हम लोग जब पार्टी से जुड़ने के बाद ये पार्टी बनी। पार्टी बनने के बाद हमें भरोसा दिखाया गया कि हम सभी लोग इस पार्टी को चलाएंगे। इस पार्टी में कोई भी करप्शन करेगा, कोई भी इस पार्टी में गलत चीज़ें करेगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जनता के माध्यम से काम होगा। जनता हमें चुनेगी। अगर कोई प्रत्याशी भी चुनेगा तो हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, जनता डिसाइड करेगी कि भाई किसको चुनाव लड़वाना है। जब ये सारी चीज़ें मैनिफेस्टो में दिए गए तो बड़ा अच्छा लगा यार, ये तो बहुत अच्छी पार्टी है। मतलब जनता को जो इन 70 सालों से बिल्कुल मतलब उस टाइम तो मेरे ख्याल से 60 साल हो गए होंगे, 60 सालों से जनता से पूछा ही किसी राजनीतिक दल ने नहीं आज तक। लेकिन एक ऐसी पार्टी बनेगी जो जनता से पूछेगी कहाँ काम करना है, किसको लड़ाना है, तो यार ये बहुत अच्छा होगा। ये तो मतलब इससे तो जुड़ना चाहिए। और फिर हम लोगों ने फिर अरविंद ने बोला कि भाई पार्टी बन रही है, अब लोग फंड दें। हम लोगों ने फंड दिया, हम लोगों ने अपने ऑफिस दिए, हमने लैपटॉप दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो तुम्हारे घर पे वैसी चीज़ें हैं, किसी के पास चेयर हैं, किसी का लैपटॉप है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास मकान है, वो सब दो। सब ने दिए, हमने भी दिए, हमारे साथियों ने दिए। उस टाइम जब पार्टी बनी थी उस टाइम नाम भी हमसे सुझाया गया, भाई आप नाम बताओ, आप चिन्ह बताओ। हमसे सब कुछ, मनोज भाई, सबसे पूछा गया था कि आप बताओ पार्टी का चिन्ह क्या होना चाहिए, पार्टी का नाम क्या होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, अपनापन सा लगता था कि यार सब कुछ तो अपने से पूछ के हो रही हैं सारी चीज़ें। जब चीज़ें होती गई उसके बाद पार्टी का नाम रखा गया, पार्टी का चिन्ह रखा गया। फिर पार्टी को ज़रूरत थी पैसे की। पैसे के लिए जब पार्टी ने डिसाइड किया भाई फंड लेकर आओ, तो हम लोगों ने फंड जुटाना शुरू किया। उसके बाद सबसे पहला फंड प्रशांत भूषण ने इस पार्टी को दिया था 1 करोड़ रुपये। जब 1 करोड़ रुपए दिए तो सदस्यता अभियान चलाया गया, 10-10 रुपये की पर्चियाँ काटी गई और हम लोग अपने काम धंधे हमने छोड़ दिए थे, बच्चे छोड़ दिए थे, परिवार छोड़ दिया था। हम लोग 24 आवर्स इस पार्टी को बनाने में, इस पार्टी को बड़ा करने में लग गए। हम लोगों ने पार्टी बनाने के लिए, देखो ये आपको मैं सामने दिखाता हूँ, ये रसीदें हैं, ये 11,000 की रसीद है, ये हमारे हाथों से ये 11,000 की रसीद है, ये 2,000 की रसीद है, ये 5,000 की रसीद है, ये 11,000 की रसीद है। ये सब आम लोगों ये से बिल्कुल इकट्ठा किया गया। ये पैसा, क्योंकि पार्टी चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। ये 11,000 रुपये हैं, ये 5100 रुपये। हम सब लोग जाकर उन लोगों को बोलते थे कि देखो एक पार्टी बन रही है जो लोगों के लिए काम करेगी, एक विचारधारा है जो आज तक भ्रष्टाचारी नेता जो लोगों के लिए काम नहीं करते, करप्शन करते हैं, एक ऐसी पार्टी बनेगी जो स्वराज लागू करेगी। जनता के कहने से, जो गांधी जी ने कहा था कि जनता के कहे द्वारा जो काम होगा वो असली स्वराज है। और इसी स्वराज को स्थापना करने के लिए 2013 में आम आदमी पार्टी ने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया था जिसका नाम था संकल्प पत्र। जो हमारे 70 विधायक थे, 70 के 70 विधायकों ने, हमारे धिंगान भाई, मनोज भाई भी 2013 में इलेक्शन लड़े थे बवाना विधानसभा से, 52,000 वोट इनको मिले थे, तो इन्होंने भी अपने नाम से घोषणा पत्र जारी किया था। अरविंद ने भी किया था, सब ने किया था। इसमें इस पार्टी ने स्वराज की बात की थी। आप देखिए, स्वराज की सबसे पहले बात की थी, बिजली पानी सफाई की बात की थी, शिक्षा स्वास्थ्य की बात की थी, सुरक्षा की बात की थी, घर और बस्ती, आर्थिक मुद्दे को लेकर बात की थी, परिवहन कैसे होना चाहिए, पर्यावरण कैसे होना चाहिए, न्याय, सामाजिक न्याय क्या होना चाहिए, सारी चीज़ों पर बात हुई थी। तो इस सारे मैनिफेस्टो को पूरी तरह से लागू करने के लिए संकल्पबद्ध अरविंद केजरीवाल जी हुए थे। 2013 का ये मैनिफेस्टो है, आज 2023 में हम बैठे हैं 10 साल में। कितना आपको लगता है इस मैनिफेस्टो के हिसाब से चली है पार्टी, और क्यों आपका मोह भंग हुआ है? देखिए, अब तो बिल्कुल जब पार्टी बनी है तो बात ही पढ़ने की बात होगी, लेकिन अब धीरे धीरे जब पार्टी इस संकल्प पत्र को कूड़े में डाल दीजिए। ये 2013 तक का ड्रामा था। उसके बाद 13 के बाद जब 2015 में इलेक्शन हुए दोबारा, तो पार्टी बिल्कुल ये किताब कूड़े के डब्बे में जा चुकी थी। कैसे जा चुकी थी कि 2015 के बाद पार्टी ने अपनी तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी।
हम सब जब अब सब लोगों का ऐतराज हुआ कि भाई आप कार्यकर्ताओं को आप टिकट नहीं दे रहे, आप जो दूसरी पार्टी से आए हुए हैं उनको दे रहे हो, और जो बिजनेसमैन है, पैसे वाले हैं, कल तक हम गाली दे रहे थे, जिसको हमको कल को गाली दे रहे थे, आप उनको वो दे रहे हो, पैसे ले लेकर टिकट दिया गया तो आवाज उठाई। तो ये इस पूरे मामले को लेकर हम उस टाइम भी हमने लोगों ने आवाज़ उठाई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का कहना था कि देखिए हम लोग अभी इतने सक्षम नहीं है, इतने ज़्यादा हम पॉपुलर चेहरा नहीं है, लोग हमें जान सकें, हमें अनुभव नहीं है रहा चुनाव लड़ने का, इसलिए आप ऐसे लोगों को आने दो जो चुनाव लड़ चुके हैं, आप ऐसे लोगों को आने दो जिनके पास पैसा, क्योंकि फंड पैसे की ज़रूरत होती है। तो हम लोगों को लगा शायद इसके अंदर चीज़ें हों, तो जब ऐसे लोग आ गए और 27 सीटें लेकर आई, 27 सीटें लेने के बाद पार्टी ने फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। उसके बाद जब चीज़ें हुई, फिर वो तो 13 का इलेक्शन था, 13 के इलेक्शन के बाद वो सारी चीज़ें हुई, तो अरविंद केजरीवाल ने वो सब, अब हमें समझ में आता है वो सब ड्रामा था, क्योंकि केजरीवाल हमें बुलाकर ऐसी चीज़ें हमें बताते थे, वो सारी चीज़ें याद करते हैं तो हमें खुद अपने पर शर्म आती है कि अरविंद केजरीवाल ने हमसे क्या क्या करा, इतने झूठ हमसे बुलवाए, लोगों को जो वादे करवाए, क्योंकि पब्लिक में तो हमें जाना होता था, चेहरे हम थे, पब्लिक को भरोसा हम लोगों को देना था। तो हम लोग जब पब्लिक में जाते थे ऐसी ऐसी बातें करते थे, हमसे बुलवाई गई थी, हमें इन्होंने एक टीम तैयार कर रखी थी, उन टीमों को बुलाकर हम लोगों को पहले हमारा ब्रेन वॉश करते थे, ब्रेन वॉश करके कि जनता ये चाहती है, ऐसे आपको बोलना है। हम लोग वहाँ जाके बोलते थे, लेकिन वो जो बोलते थे आज उसको याद करते तो अब शर्म आती है अपने ऊपर कि हम जनता से कितना झूठ बोलते थे। आपको लगता है कि कट्टर ईमानदार पार्टी है आज भी, इतने 10 साल बाद जब आप ये लेकर आए हैं मैनिफेस्टो जिस पे विश्वास नहीं रहा आपको, और आज भी अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को कट्टर ईमानदार पार्टी कहते हैं? मैडम देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी उदम भाई ने दिखाया आपको संकल्प पत्र, ये आप देख लीजिए, ज़रा गौर से देखिएगा। ये संकल्प पत्र जो है मैडम, ये वो एक डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से अरविंद केजरीवाल ने छल किया। उस छल के परिणाम ये हैं कि वो एक मुख्यमंत्री तो बन गया छल से, लेकिन हम जैसे लोगों का भविष्य इसने अंधेरे में डाल दिया, और हम जैसे ना जाने करोड़ों यूथ का, क्योंकि जैसे उदम भाई ने बताया कि 22-23 के थे, मैं भी उस टाइम इसी एज का था, मनोज भाई भी यंग थे, और हमारा ब्रेन उस तरह से डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि स्टडी करके हम लोग निकले थे, अपने जीवन की शुरुआत थी हमारे अंदर, हम इतने सक्षम नहीं थे कि राजनीति कितनी गंदी होती है। ये हमें, इनका बड़ा धन्यवाद अरविंद केजरीवाल जी का, कि आज हमें कम से कम इतना तो पता चला कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। एक इंसान शिक्षित होने के बाद किस हद तक गिर सकता है, एक अपने आप को IRS बताने वाला, IIT से पास करने वाला इंसान किस तरह से लोगों की भावनाओं के साथ खेल सकता है। मतलब अपनी एजुकेशन का दुरुपयोग, अगर मैं सही भाषा में बात करूं तो शातिर तरीके से, एक नटवर लाल का आपने नाम सुना था, ये उसका भी बाप है मैडम, मैं सच बता रहा हूं, ये उसका भी बाप है। अगर आप ढूंढोगे तो अरविंद केजरीवाल से घातक कुछ नहीं है इस देश के लिए। आपने मनोज जी, आपने तो चुनाव भी लड़ा है ना, तो उस दौरान जब आप चुनाव लड़ते थे तब आप पार्टी के लिए कार्य करते थे, लेकिन अब जो है आपने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से, क्या कारण रहा है ऐसा जिसने आपको इस्तीफा देने पर मजबूर किया? मैडम 2011 से शुरुआत हम लोगों ने की थी, और 2012 में पार्टी बनी, और आज हम बैठे हैं 2023 में। आप सोचिए कि प्रतिक्षण तब से लेके कुछ महीने पहले तो हमने आम आदमी पार्टी को जिया है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते थे कि गलत हो रही है, बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं, उसके बावजूद भी हम नज़रअंदाज करते थे कि भाई सांपनाथ से कम जहरीला नागनाथ है, कोई बात नहीं, इसके साथ ही राजनीति तो कीचड़ है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं हमें आत्मग्लानि होती थी कि भाई हम लोग क्यों, आखिर हम इस दलदल में, इस कीचड़ में क्यों हम इनका साथ दे रहे हैं, मतलब हमें ऐसा क्या मिल रहा है, इन्होंने हमें ऐसा क्या दिया, या अगर मान लो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्होंने हमें सम्मान थोड़ा बहुत किसी पद के माध्यम से अगर दे भी दिया, तो पब्लिक के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं मैडम कि मुझे सबसे बुरा कब लगा, बुरे लगने वाली तो बहुत सारी चीज़ें थी, जब इन्होंने प्रशांत भूषण को, शांति भूषण को, योगेंद्र यादव को, प्रोफेसर अजीत झा का, और उसके बाद कुमार विश्वास को धक्के मार के पार्टी से बाहर निकाला। बाकायदा प्लानिंग हुई, बाकायदा साजिश हुई। मेरे पास फ़ोन आया दुर्गेश पाठक का कि मनोज तुम फाउंडर मेंबर हो, तुम नेशनल काउंसिल के मेंबर हो, कल कहाँ पे हुई थी वो मीटिंग, उधर कापासेटा बॉर्डर में, वहाँ पे एक फार्म हाउस में कल नेशनल काउंसिल की मीटिंग होनी है, और तुम्हें योगेंद्र यादव हाय हाय और ये सब, प्रशांत भूषण हाय हाय, ये सब करना, और जब मारपीट की नौबत आए ना तो उन्हें पकड़ लेना। मतलब उस टाइम हम इतने शर्मिंदा हो गए थे कि हम उस नेशनल काउंसिल की मीटिंग में ही नहीं गए। मैंने कहा ये लोग ये सब चीज़ें आप अपने आप कर लो, हमारे बस की नहीं है, हम बाहर वॉलंटियर मैनेजमेंट के काम में लग गए। तो तब से लेके अब तक बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए। इसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं कि
शीला दीक्षित के खिलाफ इन्होंने बहुत सारे बोला कि सबूत है। ऑटो पे एक साइड शीला दीक्षित की फोटो लगाया करते थे और एक साइड अरविंद केजरीवाल खुद की फोटो लगाया करते थे कि दिल्ली के अंदर गुड़िया का बलात्कार हो गया, तुम मुझे सत्ता दे दो, आम आदमी पार्टी को सत्ता में ले आओ, उसके बाद इस तरह की कोई भी हरकतें नहीं होंगी। लेकिन उसके बावजूद भी देखो कि बदस्तूर सारी चीज़ें जारी हैं। एक बात और बताना चाह रहा हूँ मैडम, आज एक व्यक्ति जेल में है और जेल में जाने के बाद एमएम के कोर्ट से लेके सेशन कोर्ट, सेशन के कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेके जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। और अब मैं ये कह रहा हूं आपसे वास्तव में कि वो इतनी नीचता पे उतर गया है कि अपनी वाइफ को इस्तेमाल कर रहा है कि उसकी वाइफ को बीमारी है ना। मनीष सिसोदिया का मैं नाम लेना चाह रहा हूं, जो अब मतलब ऐसा एक भावनात्मक एक ऐसा इमोशनल एक गेम खेलना चाह रहा है पब्लिक के सामने या न्यायालय के सामने कि भाई मेरी वाइफ को प्रॉब्लम है और मैं उसका इलाज कराने के लिए मुझे उसकी जरूरत है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि 19 डिपार्टमेंट थे मनीष सिसोदिया के पास 15 से लेके 2023 तक। तब तक उसकी बीवी की बीमारी का इलाज कौन करवा रहा था? उसने अपने, अगर बीवी की इलाज की जिम्मेदारी अगर मनीष सिसोदिया के ऊपर थी तो बेटे को उसने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। वो केजरीवाल और सिसोदिया ये कहते हैं कि सबसे बड़ा शिक्षा मंत्री है, शिक्षा में पता नहीं कितने भयंकर बदलाव कर दिए। अभी कालका जी के अंदर एक दीवार टूटी है स्कूल की, नीचे सारा प्लास्टर मतलब खोखला था सारी चीज। तो मैडम जो मैं कहना चाह रहा हूं, इन्होंने जो किया न केवल हम जैसे युवाओं की जन भावनाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, इन्होंने भविष्य को खराब किया, हमारे वर्तमान को खराब किया, हमारे अतीत को इन्होंने खराब किया। इसके अलावा मनीष सिसोदिया और सतिंदर जैन वो न केवल हमारी मतलब दुर्भावनाएं निकलती है मन से, गालियां निकलती हैं इन लोगों के, मतलब ये लोग अपने कर्मों का फल इस टाइम जेल में भोग रहे हैं। और मैं बता रहा हूं मैडम आपको कि एक के साथ जो एक शराब इन्होंने फ्री की थी, दारू से मतलब किस समाज का फायदा हो जाएगा, किन युवाओं का फायदा हो जाएगा। हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहां पे मैं आपको एक बता दूं कि एक मिनट मैं आपसे पूछूंगी, जब ये दारू फ्री करने वाली स्कीम आई थी तब उस समय आप पार्टी के अंदर थे? लेकिन मन खट्टा हो गया था। लेकिन थे आप लोग ना, तीनों थे उस हम समय। कैसे थे 2020 के बाद से, मैं अपनी बता दूं व्यक्तिगत तौर से, उदम भाई और यशपाल भाई ने जैसे बताया कि किसी कारणवश भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के बाद उदम भाई को और यशपाल भाई को हटाया। लेकिन मेरा 2020 के बाद मुंह भंग हो गया था। लेकिन फिर भी एक वोटर और सपोर्टर के तौर पर सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत कर लिए, हम लोग अपने घर बैठ चुके थे। लेकिन जब ये एक के साथ एक दारू फ्री हुई तो जो हमारे क्षेत्र के युवा बच्चे हैं वो साथ में ले गया किसी को पकड़ के कि भाई 50 रुपए की मैं बोतल ले रहा हूँ, 50 रुपए की एक और आ जाएगी। नशे की जो नशाखोरी है ना, मैं कह रहा हूँ उसमें 200 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी आई। और जिन बच्चों ने उस टाइम, युवाओं ने एक के साथ एक फ्री, जिन्होंने पीना शुरू किया, जब एलजी के हस्तक्षेप के बाद जब वो नीति इन्होंने वापस ले ली, शराब नीति, उसके बाद एक के साथ एक फ्री बंद हो गई। उन युवाओं ने फिर क्या किया, वो फिर युवा सस्ते नशे की तरफ चले गए, वो युवा साथियों के पास चले गए, वो गांजा खरीदने लगे, वो अफीम स्मैक खरीदने लगे, क्योंकि नशे की उनको आदत हो चुकी थी। और मैं कह रहा हूं कि इस नीति का युवाओं को अगर आप सर्वेक्षण करवा लिया जाए तो इतना ज़्यादा भयंकर नुकसान हुआ है कि आधी आबादी दिल्ली की ना, जो स्लम एरिया में रहने वाले जो युवा हैं, जिनको ये फ्री का राशन और फ्री की बिजली और फ्री की बत्ती के लुभावने वादे देके कि हाँ भाई स्लम एरिया इनका पक्का मेन वोट बैंक है, उन युवाओं को इनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां बर्बाद की हैं। शाहबाद डेयरी के अंदर एक लड़की को एक लड़के ने चाकू गोद के मार दिया। ऐसी घटनाएं दिल्ली में पहले तो नहीं हो रही थी, अगर हो भी रही थी तो चलो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब वो घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि नशे की जो आदत है ना मैडम, जो नशा है वो इतना ज़्यादा स्लम एरियाज में लोगों के, अनऑथराइज कॉलोनी में बच्चों के अंदर घुस चुका है ना, वो सब की देन मनीष सिसोदिया और केजरीवाल है। जिसी के पैसे से ये गोवा में चुनाव लड़े, ये गुजरात में चुनाव लड़े, ये पंजाब में सत्ता में आए। लेकिन मैं फिर आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ मैडम कि उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि जो इन्होंने गलत काम किए वो न केवल यशपाल भाई, उदम भाई और मेरे थ्रू, बल्कि बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं, आपके थ्रू पब्लिक के जेहन में वो बात पहुंच रही है। और उससे भी बड़ी बात मैडम मैं आपको बता दूं कि जो इनका ये जो जहाज है ना, इनकी जो नैया है, ये डूबने भी वाली है। क्योंकि हम जैसे कार्यकर्ता, जो निस्वार्थ भाव के कार्यकर्ता हैं, जो बगैर किसी पद के, बगैर किसी लोक लुभावने वादे के और बगैर किसी इच्छा शक्ति के, बगैर किसी विचार या किसी लालच के इनके साथ जो लगे हुए हैं, आज भी जो लोग लगे हुए हैं, उनकी भी धीरे धीरे उनकी भी आंखें खुल रही हैं। और आंखें खुलने का मैडम रीज़न भी बता दूं, अगर आप 2 मिनट का समय देना चाहें, कि अभी हाल ही में, अभी तो खैर दिल्ली के अंदर बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं और देश भर में बहुत बाढ़ की स्थिति आई हुई है, उसके बावजूद मतलब लोगों का उस तरीके से थोड़ा सा ध्यान भंग जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं कि अभी जो इन्होंने बहुत तगड़ा नहीं, बहुत ज़बरदस्त जो घोटाला किया है, इन्होंने ये कहा था कि हम जिस राजनीति को लेके आ रहे हैं वो राजनीति परिवारवाद से दूर होगी, वो राजनीति वंशवाद से दूर होगी, वो राजनीति व्यक्ति विशेष से दूर होगी। एक परिवार के सिर्फ एक ही सदस्य को पार्टी में पद दिया जाएगा, या तो पार्टी में ले ले या सरकार में ले ले। लेकिन अब मैडम हो क्या रहा है, जिलाध्यक्ष की बीवी निगम पार्षद,
जिलाध्यक्ष की बुआ के लड़के का दारू का ठेका चल रहा है, जो लोकसभा अध्यक्ष है या जो एमएलए है उसकी बीवी के नाम पे जो है कहीं आपने आंगनवाड़ी का कोई सेंटर दिलवा दिया है, फलाने की बीवी को आपने कहीं लगा दिया है। और ऑथेंटिक आपको मैं ये डॉक्यूमेंट कुछ दिखाना चाह रहा हूं। राज्यपाल महोदय ने 437 लोगों को रिमूवल ऑफ द जॉब किया है, जो लोग गैर कानूनी तरीके से विदाउट किसी कोई ऐसी मतलब योग्यताओं के खिलाफ वो लोग जो है डिपार्टमेंट में, उन्होंने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में केजरीवाल सरकार द्वारा उनको अपॉइंट किया गया था। तो मैं आपको कुछ मैडम पॉइंट्स बता दे रहा हूं, अगर इजाजत हो आपकी। जी बताएं, क्योंकि अभी राज्यपाल से उनकी वैसे भी टसल चलती रहती है, हर बार वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। मैडम राज्यपाल भी बुरे इसलिए हैं, जैसे जो हमने किया वही राज्यपाल कर रहे हैं, गलत को रोक रहे हैं ना। हमने ये किया तो हम बाहर आ गए, राज्यपाल का कुछ कर नहीं पा रहे लोग। ये राज्यपाल जो है एक अच्छी शक्ति है, अच्छी पावर है उनके पास। हम जैसे को तो जेल में भी डलवाते, केजरीवाल को गारंटी नहीं मैडम। आपके इस इंटरव्यू के बाद हो सकता है कुछ नया काम वो करते हैं हमारे साथ, क्योंकि ऑलरेडी उधम भाई को कई बार धमकी भी आ रही है। ये अपने जो इनके जो इनके चाटुकार जो इनके जो हैं कुछ लोग, वो लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं उधम भाई को धमकी देने की। लगातार बुरारी का जो विधायक है उसके भाइयों के नाम से धमकी आ रही है। मर्डर किए हुए उनके बाद मर्डर के चार्ज लगे हुए हैं। जो विधायक है बुरारी का, संजीव झा, आपने नाम सुना होगा, उसके जो भाई हैं उनके पास चार्जेस है। मैं आपको उनकी एफआईआर कॉपी भी दे दूंगा, मर्डर केस चल रहे हैं उन पे। तो वहां से विधायक के भाई पे, मतलब विधायक का जो भाई है, दोनों पे मर्डर चार्ज हैं। और ये इनका पहला कहना था कि अगर किसी पे भी कोई भी क्रिमिनल अपराधीकरण नहीं होगा राजनीति में, वो सारी चीजें बदल दी गई हैं। ये वो वादे करें, ऐसे वादे करें। सिविल स्कोर, आप सिविल स्कोर समझते होंगे कि कोई अगर लोन की किस्त नहीं भरा, सिविल स्कोर भी खराब है, तो भी उसको टिकट काट दिया जाएगा उसका। कार्यकर्ता नहीं बना रहे ऐसे हैं आम आदमी पार्टी में जिनके सिविल स्कोर खराब है। बताइए आप। नहीं, आपको जो धमकियां मिल रही हैं उद्धम जी, तो वो किन बातों के बाद जो आपने खुलासे किए हैं, जितना अपनी पार्टी के अंदर है, तो आप तीनों ने ही 2021 में पार्टी छोड़ी और पिछले 2 साल से लगातार आप मुहिम चला रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आपने फाउंडर मेंबर रहते हुए और 10 साल काम करते हुए बदलते हुए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को देखा है। तो अब ये जो एलजी ने अभी जो नियुक्तियां रद्द की हैं, 400 से अधिक जो नियुक्तियां रद्द की हैं, उनको लेकर भी ये विक्टिम कार्ड जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी खेल रही है कि ये बिल्कुल गला घोंट दिया जा रहा है सरकार के काम करने का, तो इसको लेके सच्चाई क्या? पहले तो मैडम हमें बुरा लगता था पहले, क्योंकि हम भी आम आदमी पार्टी में थे, तो कई बार हमें भी लगता था कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर राज्यपाल परेशान कर रहा है। क्योंकि देखो, ऐसा कोई राज्यपाल ना है जिससे अरविंद केजरीवाल की नहीं हुई, क्योंकि राज्यपाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका प्रोटोकॉल है। लेकिन जब हम पार्टी में थे पूर्णतः, तो हमें भी लगा कि भाई कुछ चीज़ें हैं गड़बड़, यार राज्यपाल ही परेशान करता है। लेकिन अब हमें पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री शुरू से ही गलत काम करवाना चाहते थे राज्यपाल से, और वो होने नहीं देना चाहते थे, जिसके कारण दोनों में इंटरफेयर होता था। क्योंकि अब चीज़ें हमारे सामने बहुत ज़्यादा खुल कर आ गई हैं, क्योंकि हम तो शुरू से ऑब्जेक्शन उठाते थे इन चीज़ों को लेकर। अब तो चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि कई सारी भर्तियाँ हैं। अभी मेरा भाई है, मेरे मतलब रिलेशन में लगता है, उसको दिल्ली जल बोर्ड में उसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। उसके पिताजी एक्सपायर होने के बाद उसके बेटे को नौकरी मिलनी थी, उनके बेटे को नौकरी मिलनी थी। उस 1 साल तक उनको ऐसे ही फाइल, 4 साल सॉरी 1-2 साल तक उनको ऐसे ही नचाया गया कि अभी आपकी फाइल लगी हुई है, आपको नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जिस दिन 2 लाख रुपए हम लोग संजीव झा के अकाउंट में डलवाते हैं, उसके पीए के अकाउंट में डलवाते हैं, उससे अगले दिन उसका कॉल लेटर आ जाता है। तो हमें लगा कि यार ये हो क्या रहा है, हमें तक नहीं छोड़ा जा रहा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ा जा रहा। तो लगा लो आम पब्लिक का, आम लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। इस लेवल तक करप्शन चला गया था, और मतलब इतना लेवल पर करप्शन चला गया कि कई बार तो हमें भी लगने लगा कि यार ये इतना बड़ा करप्शन कर रहे हैं यार, मतलब हद कर रहे हैं। विधायक, अब जब कोविड हुआ था, कोविड में केजरीवाल ने हर विधानसभा के अंदर 4-6 हज़ार राशन के कूपन अलॉट किए थे। आपको बड़ा सुनकर ताज्जुब होगा मैम कि हमारे विधायक ने 30 रुपये कूपन के हिसाब से 4000 कूपन तक भेज दिए थे। मतलब वो गरीबों के कूपन, जो गरीबों को अनाज के रूप में मुफ्त देने थे। 4 किलो उसमें गेहूं था और 1 किलो चावल था, 5 किलो राशन एक कूपन पे देना था। वो कूपन चक्की वालों को, राशन वालों को कूपन हमारे विधायक ने बेच दिए थे। मतलब सोच भी नहीं सकते कि मतलब घृणा आती है कि करप्शन कर रहे हो, ठीक है। हम अगर एक एक करके अरविंद केजरीवाल जिस विचारधारा के साथ आए थे उनकी अगर हम बात करें, और आप तीनों क्योंकि साथ में काम करते थे, सबसे पहले वो ये कहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी होगी, कट्टर ईमानदार वो अपने आप को आज भी मानते हैं। और उन्होंने कहा था कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसका वीडियो बनाओ और मुझ तक पहुंचाओ, तुरंत कार्रवाई होगी। मैं इसका भुगतभोगी हूँ। 2017 में एक राशन दुकानदार की चोरी का मामला मैंने विजिलेंस में रजिस्टर्ड कराया था, उसके डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास हैं।
उस पूरे मामले को लेकर मैं गोपाल राय मंत्री उनसे मिला, सत्येंद्र जैन बनाया था। हाँ, वो सत्येंद्र जैन से भी मिला, और इमरान हुसैन जो खाद्य मंत्री थे उससे भी मिला कि देखो जी इसमें विजिलेंस की जांच है और ये पेंडिंग है, इस जांच पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो जब इमरान हुसैन ने बोला कि चलो ठीक है मैं कार्रवाई कराता हूँ, ठीक है, अब कार्रवाई करने के बाद इमरान हुसैन ने भी कार्रवाई नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? क्योंकि हमारे विधायक के माध्यम से, दुकानदार के माध्यम से पैसे इमरान हुसैन को पहुंच जा चुके थे। इस पूरे मामले में 5 लाख रुपए लिए, जो मोटा मोटा निकल कर आया कि 5 लाख रुपए इमरान हुसैन को जा चुके हैं। जब ये हमें पता चला कि 5 लाख रुपए इमरान हुसैन को जा चुके हैं, तो इस पूरे मामले को लेकर मैं वैभव से मिला। वैभव से मैंने बोला, जो पीए हैं आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल जी के, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं मुख्यमंत्री साहब की मीटिंग कराता हूँ। मैं मुख्यमंत्री से मिला इस पूरे मामले को लेकर, क्या देखो जी विधायक और ये दुकानदार है, विधायक ने और इमरान हुसैन खाद्य मंत्री ने मिलकर देखो इस दुकानदार को बचा रहे हैं, जो मतलब हमें बर्दाश्त नहीं है, और इस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इसने भ्रष्टाचार किया है। मुख्यमंत्री ने हमें भरोसा दिया। मैम 2017 का मामला 2023 चल रही है, आज तक दुकानदार की दुकान चल रही है, सारे काम हो रहे हैं, और हम लोग सिर्फ भ्रष्टाचार पर ताली पीटते रहे, छाती पीटते रहे, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी कि उनकी पार्टी में जितने भी लोग आएंगे, विशेष तौर पे मंत्री जो होंगे, उनका रिकॉर्ड एकदम क्लीन होगा। मैडम बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत क्लीन है, बहुत अच्छे क्लीन है। हमारे विधायक हाजी यूनुस, आप मैडम देखिए पता क्या है, अभी यहाँ यहाँ हो सकता है मैं झूठ बोल जाऊँ आपसे, हो सकता है उधर भी कुछ लंबी बातें बोल दें। आप कभी आइए ना, आप हमारे क्षेत्र में आइए। ईआरटी की रिपोर्ट है, उसमें हमारे मुश्ताबाद विधानसभा में आइए। 42% कार्यकर्ता, हमारे 42% जो एमएलए हैं उन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और 23% ऐसे एमएलए हैं जिन पर मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब जघन्य अपराध, मतलब उसको कह सकते हैं कि तगड़े अपराध हैं उन पे, हिनेस क्राइम के अपराध रजिस्टर्ड हैं। ये वो पार्टी है जो हमसे कहती थी इस घोषणा पत्र में कि किसी पर अगर जरा सा भी इल्जाम है ना, इतना सा भी अगर किसी पे इल्जाम है ना, तो उसको आम आदमी पार्टी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, उसको पार्टी धक्के मार के निकालेगी बाहर। ये अरविंद केजरीवाल जी बोलते थे, लेकिन आज पार्टी का हसर ऐसा है कि कोई भी हो, मतलब पार्टी में जो ज्यादा क्रिमिनल है उसको ज्यादा तवज्जो मिलती है। इस तरह की धारणा बन गई है, पार्टी की विचारधारा बन चुकी है इस तरह। सब कुछ बदल गया है। अरविंद केजरीवाल ये भी कहते थे कि जितने भी कांग्रेस के उन्होंने नेताओं की काफी लंबी लिस्ट आपको दिखाई थी, जिससे आप लोग काफी प्रभावित हुए होंगे, और जब उसके बाद फिर वो उसी कांग्रेस से हाथ मिलाने पहुंचे, तो एक कार्यकर्ता के तौर पर आप लोगों को क्या महसूस हुआ था? मैडम कुछ टाइम तक तो हम लोग ना मतलब ये देखते थे कि भाई राजनीति में हो सकता है कि सारी चीज़ें होती हों, ये सारी चीज़ें चलती हों, ऐसा होता हो, या दिल्ली के लोगों की बेहतरी के लिए चलो ये आदमी कुछ ना कुछ करना चाह रहा है। हम लोग भी मीडिया के माध्यम से तो सुनते थे अस्पताल अच्छे हो गए, स्कूल अच्छे हो गए, बाई चांस किसी अपने सगे संबंधी को लेके वहाँ पहुँच जाएं तो वहाँ हकीकत वास्तव में पता चलती थी। और एक बात और मैं आपको कहना चाह रहा हूँ मैडम, कि जो राजनीति कांग्रेस ने, जो राजनीति बाकी लोगों ने की, और इन्होंने कहा कि वैकल्पिक राजनीति लेके आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिल्ली के शहर के अंदर बैठे हुए हैं, दिल्ली शहर की तकरीबन 70 विधानसभाओं में से 65 विधानसभाएं ऐसी हैं जिनमें आप कहीं भी चले जाओ, पीने के पानी की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, बिजली के आए दिन कट लग जाते हैं 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के। और इसके अलावा मैडम मैं ये कह रहा हूँ आपको कि अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर ये बोल रहे थे कि 2019 के लोकसभा चुनाव तक, मई 2019 तक ये सारी सड़कें, सीवर, पानी की लाइन सब कुछ कर देंगे बढ़िया। आज जो ये वाटर लॉगिंग होती है, जो ये जल भराव होता है, आप अनऑथराइज कॉलोनी और आप जे कॉलोनी या स्लम एरिया में चले जाओ, 90% बता रहा हूँ मैं, 90% जगह सड़कें सारी टूटी फूटी हैं, गड्ढे हैं, और मैं कह रहा हूँ नालियाँ सब भरी पड़ी हैं, कोई सफाई नहीं होती, कुछ नहीं होती ना, तो मतलब एक ईंट तक नहीं लगाई जा रही है। जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे आम आदमी पार्टी के या भाजपा के या कांग्रेस के अन्य दलों के, और खुद जनता भी इस बात की गवाह है कि जो पीली ईंटें सबसे घटिया निर्माण सामग्री है उसका इस्तेमाल कराया जाता है। जो आपने उदाहरण अभी देखा कि स्कूल की दीवार गिर गई, मैं कह रहा हूँ सारी गलियों के अंदर आप वजीराबाद को देख लो, बवाना जे कॉलोनी को देख लो, गोकुलपुर विधानसभा है, 4 वार्ड है, उसके अंदर चारों वार्ड के अंदर हल्की सी बारिश हो जाए कीचड़ हो जाता है भयंकर, और घुटनों तक पानी भर जाता है। ये जो वाटर लॉगिंग हो रही है ना, ये गवर्नमेंट का फेलियर है। और ये फेलियर मैडम क्यों है कि सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आप सत्ता में आने के लिए दूसरे प्रदेशों में लगा रहे हो। आपको दिल्ली के ना लोगों से कुछ लेना देना है, ना जनता से लेना देना है, ना कार्यकर्ताओं से लेना देना है, ना यहाँ की भावनाओं से कुछ लेना देना है। डेवलपमेंट नाम का कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ योजनाएं बनती हैं, मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाती है, लोग सोचते हैं बड़े बड़े होर्डिंग से भी बहुत कुछ हो गया, दिल्ली पेरिस बन गई। अभी जो बाढ़ के हालात है ना, अब तो एमसीडी इन्हीं के पास है, अब तो पूर्ण सत्ता इनके पास है, नालों की सफाई क्यों नहीं हो रही। एक बात और मैडम बताना चाह रहा हूं, हर एमएलए के पास
नालों की सफाई कराने के लिए फंड होता है, निगम पार्षद भी करवा सकता है, लेकिन बोगस बिल जारी किए जाते हैं, बोला जाता है कि नालों की सफाई हो गई और सारा काम, और वो सारा पैसा बाकी राज्यों में सरकार और सत्ता बनाने के लिए, साम दाम दंड भेद का खेल खेलने के लिए ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैडम कुछ नाम आपके सामने मैं गिनाना चाहूंगा, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण लिस्ट है। एक बहुत बड़ा घोटाला है जो हजारों रुपए का नहीं है, मैं कह रहा हूं करोड़ों रुपए का घोटाला, और जो 2015 से लगातार चल रहा है। मैं आपको बताऊं इसमें हुआ क्या। इन्होंने बोला कि परिवार का सिर्फ एक ही आदमी आम आदमी पार्टी का सदस्य बन सकता है, किसी पार्टी में किसी पद पे या सरकार में किसी पद में रह सकता है। हुआ क्या मैडम कि केजरीवाल के चाहने वाले, सिसोदिया के नजदीकी गोपाल राय, राजेंद्रपाल गौतम, दुर्गेश पाठक, दिलीप पांडे, नितिन त्यागी, हाजी यूनुस, इमरान खान, संजीव झा, विशेष रवि, गुलाब सिंह यादव, वंदना झा और ऐसे तमाम एमएलए, संजय सिंह, ऐसे तमाम एमएलए, मंत्री और इनके राज्यसभा के जो सांसद हैं, उनके चाहने वाले, उनके करीबी रिश्तेदार आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के अंदर आज बहुत सारी पोजीशन पे थे, जिनको राज्यपाल ने हटाया। कुछ नाम आपको गिनवाना चाह रहे हैं मैडम कि दुर्गेश पाठक की अभी भी शादी हुई है, उसकी बीवी है पंजाब से, उसका नाम है आंचल बावा पाठक, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एडवाइजर है और उसको तनख्वाह मिल रही है 2,20,000 रुपए। आप सरकार चलाने के लिए, शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे देश की सारी सरकारें अपॉइंटमेंट करती हैं, लेकिन कुछ तयशुदा नियम होते हैं, कुछ प्रणाली होती है कि भाई आपको फलाने डिपार्टमेंट के अंदर, एजुकेशन के अंदर अगर उसकी बेहतरी के लिए काम करना है, कोई अच्छी पॉलिसी बनानी है, तो आपको कोई विशेषज्ञ चाहिए होगा, कोई एक्सपर्ट आप अपॉइंट करेंगे, कोई आईआईटी का बंदा अपॉइंट करेंगे, कोई ऑक्सफोर्ड का या कहीं का बाहर का करेंगे, लेकिन इनकी योग्यताएं क्या है कि दुर्गेश पाठक की बीवी है, ठीक है कर दो कोई बात नहीं, 2,20,000 रुपए महीना की सैलरी दे दो। इसके बाद दुर्गेश पाठक के मामा का लड़का, जो दुर्गेश पाठक एमसीडी का कन्वीनर राजेंद्र नगर विधानसभा से एमएलए, उसके मामा का लड़का जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कोऑर्डिनेटर है, वहां से तनख्वाह ले रहा है 1,50,000 रुपए। इसके बाद अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी में आपने देखा होगा कि एक बंदा हाथ में वायरलेस हेड लेके घूमता है, केजरीवाल के सामने आता, पब्लिक को हटाता है, मीडिया के लोगों को हटाता है, नाम है राम कुमार झा, वो सीएम की प्राइवेट सिक्योरिटी में है, और इसके अलावा वो हेल्थ मिनिस्ट्री में एडवाइजरी का भी काम कर रहा है, तनख्वाह मिल रही है वहां से 1,20,000 रुपए। इसके बाद फुरकान हुसैन जो दिल्ली के खाद्य मंत्री हैं, उन्होंने अपने सगे भाई को फुरकान हुसैन को इमरान हुसैन जो खाद्य मंत्री हैं, अपने छोटे भाई को लगाया, उसने चेयरमैन लगाया एफसीआई की गोडाउन में, जहां से वो तनख्वाह उठा रहा है 1,00,000 रुपए महीना। इसके अलावा दुर्गेश पाठक का एक बहुत खास उसका दोस्त है अनुज भाटी, जो दुर्गेश पाठक का एडवाइजर भी है, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे आम आदमी पार्टी में, सत्ता के साथ साथ सरकार में भी मलाई खा रहे हैं, चेयरपर्सन है गवर्नमेंट कॉलेज में, और स्टेट इलेक्शन इंचार्ज है आम आदमी पार्टी की तरफ से, 80,000 रुपए तनख्वाह वहां से ले रहे हैं। गोपाल राय जो मंत्री साहब हैं, उनके मामा का लड़का है अभिनव राय, जो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का सह प्रभारी है, और साथ में वो पॉलिटिकल एडवाइजर है और दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, और वहां से 1,50,000 रुपए महीना वो तनख्वाह उठा रहा है। इसके बाद गोपाल राय का एक भतीजा है जो देश की बात फाउंडेशन करके एक संगठन वो चला रहे हैं, उसका भी मुखिया बना हुआ है, नाम है विजय फुलारा, जो गोपाल राय का मीडिया इंचार्ज है और डीटीसी का जो OD1 का इंचार्ज भी रहा है, गोपाल राय का रिलेटिव है ये। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट का जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, वहां पे इसकी भूमिका है, 2,00,000 रुपए कुल मिला के तनख्वाह वहां से उठा रहा है। गोपाल राय का एक और रिलेटिव है, उसका नाम है अतुल राय, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर एडवाइजर की पोस्ट पे 1,50,000 रुपए महीना वहां से तनख्वाह उठा रहा है। एक आईपीएस की तनख्वाह होती है, एक आईपीएस की तनख्वाह लोग उठा रहे हैं। और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, योग्यताएं सिर्फ ये है कि मंत्री का रिश्तेदार, उनका जानकार। और अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी ने इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में बकायदा बोला है कि ये जो लोग 400 लोग एलजी साहब ने हटाए हैं ना, उनके पास योग्यता है कि वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं। इनमें बताओ, अगला बता रहा हूं, संजीव झा का रिलेटिव अरुण कुमार झा, फ्लड डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर फाइनेंशियल कंसल्टेंट की भूमिका निभा रहा है, वहां से 1,20,000 रुपए की तनख्वाह उठा रहा है। ऊपर से मर्डर का चार्ज। इसके अलावा फिर अगली पोस्ट है रामकुमार झा के लिए, जो सीएम की सिक्योरिटी, जिसको हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जिम्मेदारी थी, डीटीसी के अंदर भी कंसल्टेंट की भूमिका निभा रहा है, 80,000 रुपए वहां से तनख्वाह ले रहा है। फिर मैं आपको बताऊं मैडम, विजय सिसोदिया, जो मनीष सिसोदिया जी जेल की हवा खा रहे हैं, कहीं से भी जमानत नहीं मिल रही, मनीष सिसोदिया का सगा भतीजा है, सब लोग जानते हैं आम आदमी पार्टी में सोनू सिसोदिया के नाम से, उसको चेयरमैन बनाया गया है गाजीपुर फूल मंडी के अंदर, 1,25,000 रुपए महीना उसको वहां से सैलरी मिल रही है।
इसके अलावा मैडम दिव्या नाम की एक महिला है जो दिलीप पांडे जो एमएलए है तिमारपुर के, आम आदमी पार्टी की सरकार में चीफ व्हिप की भूमिका में भी है। वो दिल्ली एजुकेशन के अंदर मेंबर हैं, डीजीए के अंदर एडवाइजर हैं और वो 80,000 रुपये तनख्वाह उठा रही हैं। उनकी जो योग्यता वो ये है कि वो दिलीप पांडे की फेसबुक या उनकी फेसबुक लाइव में आती है, उनकी फ्रेंड है। वंदना झा एमएलए की रिलेटिव है मैडम, उनकी बहन वगैरह की लड़की है कोई, कविता झा उनका नाम है। दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड के अंदर मेंबर हैं, वहां पे 60,000 रुपये महीना की तनख्वाह उठा रही हैं। और इसके अलावा प्रकाश सिंह है जो एमएलए गुलाब सिंह यादव का भतीजा कुछ लगता है, दिल्ली एग्रीकल्चर बोर्ड के अंदर मेंबर है, 80,000 रुपये तनख्वाह उठा रहा है। हमें दिक्कत ये नहीं कि तुम आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को बना देते, कोई बात नहीं, बना देते कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सरकारों में भी बनाया जाता है, कुछ एक विशेषज्ञ आप लगा लेते, बाकी अपने कुछ रिलेटिव को लगा लेते। लेकिन जितने 400 के 400 लोग हैं ना, सारे इनके रिलेटिव हैं। कार्यकर्ता सिर्फ झंडा उठाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, दरी बिछाने के लिए, जेल में मुकदमे लेने के लिए, दूसरी पार्टी भाजपा कांग्रेस वालों की गालियां सुनने के लिए। और अब तो सिर्फ मैं आपको बता दूं, क्योंकि काम कुछ नहीं हो रहा, अपने मोहल्ले पड़ोस में जिनसे वोट मांगते हैं ना, उनकी गाली सुनने के लिए कार्यकर्ता सिर्फ इसलिए हैं जो आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी कार्यकर्ता हैं। मैं फिर बताऊं मैडम, हमारे क्षेत्र का मुस्ताबाद विधानसभा क्षेत्र का जो हाजी यूनुस विधायक है, महाकरप्ट व्यक्ति है, अनपढ़ लड़का, उसका बेटा अनपढ़ है मैडम, अंगूठा टेक, अनस खान नाम है। उर्दू अकादमी के अंदर उसको सदस्य की भूमिका दी गई है, ठीक है। 60,000 रुपये महीना वहां से तनख्वाह उठा रहा है। अभिनव राय, इसके पास एक और पोजीशन है जो दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन है, DSHM, उसमें फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, जहां से 1,20,000 रुपये महीना तनख्वाह उठा रहा है। गोपाल राय मंत्री का सबसे खास बता दे रहा हूं आपको, उसका छोटा भाई, आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता उसको जानते हैं कि गोपाल राय की विधानसभा बाबरपुर वो चलाता है। योगेंद्र नाथ ने किसी को बोल दिया, उसको जिलाध्यक्ष बना दिया। योगेंद्र नाथ ने जिसका नाम साइन कर दिया, जिसने उसको दारू पिला दी, उसको कहीं विधानसभा अध्यक्ष बना दिया। योगेंद्र नाथ राय जो गोपाल राय का छोटा भाई है, सगा भाई, उसको PWD के अंदर एडवाइजर बनाया गया है। एजुकेशन के अंदर उसको फेलोशिप की कोई जिम्मेदारी दी गई है, 1,80,000 रुपये तनख्वाह वहां से मिल रही है उसको। इसके अलावा मैडम यहीं से पास में से नितिन त्यागी जो आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार में एमएलए थे, लक्ष्मीनगर से एमएलए के चुनाव टिकट मिलने के बाद हार गए। वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो एक बहुत महत्वपूर्ण एक डिपार्टमेंट है, जो बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम करता है, अनाथ बच्चों के लिए काम करता है, बच्चों के साथ कहीं गलत काम हो जाता है उनके लिए काम करता है, वहां पे चाइल्ड एक्सपर्ट तो कोई ना कोई होना चाहिए था। तो वहां पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का जो मेंबर बनाया गया, उसका एक्सपर्टाइज क्या है कि वो लक्ष्मीनगर का पूर्व विधायक जो हार गया, उसको बनाया गया, जहां से उसको 1.25 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिल रही है। इसी तरह के और भी नाम है मैडम, एक हाँ, इसके अलावा मनीष सिसोदिया जी का PA सब जानते हैं मीडिया के माध्यम से, रिंकू या फिर देवेंद्र शर्मा, जो एक डिपार्टमेंट में PS2 चेयरमैन की भूमिका निभा रहा है, 1,25,000 रुपये महीना उसको वहां से तनख्वाह मिल रही है। वंदना सिंह है मैडम, जो आम आदमी पार्टी की एक्स महिला विंग की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब महिला विंग की, प्रदेश महिला विंग की उपाध्यक्ष रही हैं। उनको दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन महिला आयोग के अंदर 1,40,000 रुपये की महीने की तनख्वाह मिल रही है, महिला आयोग के अंदर मेंबर बनाया गया है उनको। इसके अलावा संजीव झा का एक और भाई है नरेंद्र कुमार झा, जो दिल्ली ई गवर्नेंस सोसाइटी के अंदर उसको एडवाइजर बनाया गया है, 65,000 रुपये महीना तनख्वाह मिल रही है। अभिनव राय, जिसको बहुत ज़्यादा इन्होंने पोस्ट दी हुई है, अभिनव राय को दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का भी एडवाइजर और कंसल्टेंट बनाया गया, 80,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। इसी तरीके से हिमांशु रवि, जो विशेष रवि की बुआ का लड़का है, आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट में उसकी भूमिका है, 65,000 रुपये महीना वहाँ से तनख्वाह मिल रही है। कमल कामत रवि, जो विशेष रवि का चाचा का लड़का है, उसको भी बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एडवाइजर में एडवाइजर कंसल्टेंट की भूमिका मिल रही है। तो इसके माध्यम से मैडम लिस्ट तो और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है, हमारे हाथ में लगना थोड़ा सा बाकी है। जैसी हमारे पास आएगी दिल्ली के लोगों को और आम आदमी पार्टी और प्लस देश के लोगों तक भी हम वो किसी भी माध्यम से, आपके माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे कि भाई क्या क्या आप कह के आए थे और क्या क्या आप लोग कर रहे हो। आपने ये जो लिस्ट बताई है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि हमारे साथ LG गलत कर रहे हैं।